Welcome to the mechanical world. We will continue our study of thermodynamics. Today we will study chapter 4, second law of thermodynamics, and we will study today reversibility and irreversibility. Reversibility and irreversibility. So what is reversibility and irreversibility? हमने पढ़ा था कि कोई भी एक सिस्टम होता है वो साइकिल पे वर्क करता है. एक साइकिल होता है उस पर वर्क करता है लाइक दिस. तो इसकी जो इनिशियल स्टेट होती है और जो फाइनल स्टेट होती है वो इक्वल होती है. जब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होगी तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी उसमें चेंजेस क्या होगा, जीरो होगा. तो क्या होगा कि जब फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम होगा तो हम जो प्रोसेस से जिस पाथ पे हम जाते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. तो चेंजेस नहीं होगा, कोई स्टेट 1 से स्टेट 2 में कोई पाथ से जा रहे हैं, अगर हम उसी पाथ से वापस आते हैं तो उसमें जो प्रॉपर्टीज चेंज होता है वो जीरो हो जाए. ये हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और उसको क्या होता है, हम रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं. और इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी अगर हम स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहे हैं और जब वापस आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए तो वो क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है. रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लाइन से शो करते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस को डॉटेड लाइन से शो करते हैं. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनेबल्स अस टू डिवाइड ऑल प्रोसेस इनटू 2 क्लासेस. तो सेकेंड लॉ से हमें क्या डायरेक्शन मिली थी. डायरेक्शन से हम क्या होगा कि जो हमारे प्रोसेस हैं उनको हमने 2 क्लास में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट वन था हमारा रिवर्सिबल और आइडियल प्रोसेस एंड द सेकंड इज इरिवर्सिबल और नेचुरल प्रोसेस. तो रिवर्सिबल और आइडियल प्रोसेस, व्हाट इज रिवर्सिबिलिटी? A reversible process is one which is performed in such a way that the conclusion of the process, both the system and the surrounding, may be restored in the initial state without producing any change in the rest of the universe. क्या बोल रहा है कि अगर इनिशियल स्टेट से हम प्रोसेस को करवाते हैं और फाइनल स्टेट में हमेशा वापस आते हैं तो ना तो हमारे सिस्टम में कोई चेंज हो और ना ही सराउंडिंग में कोई चेंज हो. मीन्स दैट यूनिवर्स में कोई चेंज ना आए तो वो क्या होता है, हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. A reversible process should not leave any retrace or relic behind to show that the process had ever occurred. क्या बोल रहा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस इस टाइप से होना चाहिए कि जब वो कंप्लीट हो जाए तो हम बाद में उसका कोई प्रूफ ना बचे कि ये प्रोसेस कभी हुआ था. और ये कब होगा, जब उसमें कोई भी चेंजेस ना हो. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा. A reversible process is carried out infinitely slowly so that every state passed through by the system in an equilibrium state. So a reversible process concerned with the quasi-static process. Quasi-static process मतलब क्या होता है कि उसमें हमेशा जो स्टेट चेंज होगा वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा. इरिवर्सिबल और नेचुरल प्रोसेस, देखो नेचर में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट आता ही है. तो जो भी हमारे नेचर में जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो में क्या होता है, हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है. सो व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस? एनी नेचुरल प्रोसेस कैरिड आउट विद ए फाइनाइट ग्रेडियंट इन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा. ऐसा नहीं है कि बिना किसी चेंज के ही हम प्रोसेस को करवा रहे हैं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है. तो ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है. A reversible process which consists of succession of equilibrium states is an idealized hypothetical process. कि हमारी हर स्टेट चेंज इक्विलिब्रियम में हो ऐसा कभी नहीं होता. ये हमारा सिर्फ एक अजम्पशन होता है कि ये इक्विलिब्रियम में है. It is said to be an asymptote to reality. All spontaneous processes are irreversible process. So जो भी हमारा नेचर में प्रोसेस होता है वो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है. रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है हमारा वो क्या होता है, हमारा आइडियल प्रोसेस होता है. और आइडियल इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट द गॉड. गॉड जरूर आइडियल हो सकते हैं, वो हमने किसी ने देखा नहीं है. सो यूनिवर्स में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है और जो आइडियल नहीं है वो हमारा क्या हो गया,
इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। कॉजेज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी के क्या कारण होते हैं? द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस मे बी ड्यू टू इधर वन ऑफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे फॉलोइंग है, सॉरी फॉलोइंग नहीं है, फॉलोइंग है। लैक ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड द सेकंड वन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिसिपेटिव इफेक्ट। देखो हमने भी क्या पढ़ा था कि स्टेट जो चेंज होता है स्टेट 1 टू स्टेट 2 वो हमेशा इक्विलिब्रियम में स्टेट में होता है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी आती है। सेकंड वन क्या है? डिसिपेटिव इफेक्ट। देखो क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसमें या तो हीट का लीकेज होता है, जो हीट लीक हो गई उसको हम वापस नहीं ला सकते, वो यूनिवर्स में कुछ ना कुछ इफेक्ट देगा। या फिर एग्जांपल लेते हैं फ्रिक्शन का, अगर फ्रिक्शन की वजह से हीट लॉस होता है तो हम उसको वापस नहीं ला सकते, तो उसकी वजह से क्या होता है? इरिवर्सिबिलिटी आती है। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिसिपेटिव इफेक्ट की वजह से जो इरिवर्सिबिलिटी आती है उसको हम स्टडी करते हैं। सो इरिवर्सिबिलिटी ड्यू टू लैक ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम हमने देखा था, थर्मल इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता था? फोर्सेज इक्विलिब्रियम रहते थे। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता था? जो टेम्परेचर डिफरेंस होता था वो इक्विलिब्रियम रहता था। जो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता था? केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारी जो रिएक्शंस होती है वो इक्विलिब्रियम रहती थी। द लेक ऑफ इक्विलिब्रियम मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग और बिटवीन टू सिस्टम्स causes a spontaneous change which is irreversible। जब थर्मल इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा, और वो इफेक्ट क्या होता है? हमारा इरिवर्सिबिलिटी को जनरेट करता है। तो वो क्या होगा? इरिवर्सिबिलिटी ड्यू टू इक्विलिब्रियम। द एग्जाम्पल्स आर हीट ट्रांसफर थ्रू ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। देखो अभी हमने देखा था कि एक थर्मल एनर्जी रिजर्वर होता है, उसमें से हम जो टेम्परेचर जो हीट सप्लाई करते हैं वो इनफाइनाइटली होता था। फॉर एग्जांपल हम बॉयलर लेते हैं, बॉयलर का टेम्परेचर कितना होगा? बॉयलर का टेम्परेचर मान लो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, उससे हम हीट सप्लाई करवाते हैं, तो वो टेम्परेचर तो फाइनाइट हो गया ना। अगर हम 0 डिग्री पे भी सप्लाई करवाते हैं तो भी तो 1000 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस रहा, तो वो फाइनाइट हो गया। तो वो क्या होगा? हमारा उस टेम्परेचर में हीट में कुछ लॉस होगा, सो वो हमारा इरिवर्सिबल हो जाएगा। सेकेंड वन है लैक ऑफ प्रेशर इक्विलिब्रियम विद इन द इंटीरियर ऑफ द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। देखो अगर सिस्टम में या सिस्टम और सराउंडिंग में कुछ भी प्रेशर डिफरेंस आता है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से स्टेट में चेंज होता है। जैसे हमने पीवी डायग्राम पे देखा था, अगर प्रेशर में चेंज आएगा तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आता है, वॉल्यूम में चेंजेस आता है। तो क्या होता है कि अगर प्रेशर इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, प्रेशर क्या होता है? हमारा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। तो प्रेशर इक्विलिब्रियम अगर नहीं होगा तो क्या होगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो अगर वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन है फ्री एक्सपेंशन। देखो फ्री एक्सपेंशन में क्या पढ़ा था? फ्री एक्सपेंशन में एक कंपार्टमेंट होता है, 2 पार्ट होते हैं ए और बी। एक में गैस होता है और बी इवेक्यूएट होता है। तो जब ये डायफ्राम पंक्चर होता है, डायफ्राम को हटा लेते हैं तो हीट जो गैस उसमें रश करती है और उसको फिल कर देती है। अब हमें क्या होता है कि इसको जो डायफ्राम है इसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि ये बिना कुछ वर्क किए ही हट जाएगा। और हम इसको वापस अगर बी टू ए में वापस इसको लाना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वापस वहाँ पे वैक्यूम लाना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होगा? हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये इम्पोर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्री एक्सपेंशन जो है वो कौन सा प्रोसेस होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सो ये हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है। Irreversibility due to dissipative effect. The irreversibility of a process may be due to the dissipative effect in which the work done without producing an equivalent increase in the kinetic or potential energy of any system. देखो क्या होता है, अगर फ्रिक्शन आ जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ तो डिक्रीमेंट होगा ही, तो वो वापस से सेम जो फाइनल और इनिशियल स्टेट है वो सेम नहीं हो सकती। तो क्या होगा? हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आर, फर्स्ट वन है फ्रिक्शन।
देखो फ्रिक्शन अगर वहाँ जहाँ होगा, फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा तो यूनिवर्स में कुछ ना कुछ इफेक्ट देगा, और फाइनल और इनिशियल स्टेट हमारा सेम नहीं होगा, तो वो क्या जाएगा, हमारा इरिवर्सल प्रोसेस हो जाएगा। देखो सेकंड वन है पैरेलल व्हील और वर्क ट्रांसफर। पैरेलल व्हील क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल वर्क होता है। कोई भी हमारा सिस्टम है उसमें हम एक्सटर्नल वर्क दे रहे हैं, तो उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम नहीं होगी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हमारा जो एक्सटर्नल वर्क है वो आ जाएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, और डिफरेंस जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। थर्ड वन इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए रजिस्टर। देखो रजिस्टर की स्पेलिंग गलत है, रजिस्टर ये आएगा। करंट फ्लो थ्रू ए वायर रिप्रेजेंट्स वर्क ट्रांसफर because current can drive a motor and motor can raise a weight. So current flow through a wire represents work. The current flow through the wire may increase the internal energy of the wire by increasing the temperature of wire, which is irreversible, which cannot be regained. So the process is irreversible process. Irreversible process. रीजन फॉर रिवर्सिबिलिटी, अभी हमने देखा था इरिवर्सिबिलिटी दो वजह से होती है, एक होता है इक्विलिब्रियम की वजह से और होता है डिसिपेटिव इफेक्ट की वजह से। अगर उसमें इरिवर्सिबिलिटी नहीं होगी तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, और उस वहाँ पे अगर डिसिपेटिव वर्क नहीं होगा तो प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल होगा। फॉर अ प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल इट मस्ट नॉट पजेस एनी डिसिपेटिव इफेक्ट। डिसिपेटिव इफेक्ट क्या होगा, जैसे फ्रिक्शन हो गया हमारा या फिर एक्सटर्नल वर्क हो गया, एंड शुड बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, और अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा तो वो हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा। इफ़ अ प्रोसेस इज परफॉर्म्ड क्वासी स्टैटिकली, अगर क्वासी स्टैटिक मतलब क्वासी स्टैटिक क्या होता है, जो स्टेट चेंज होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम में होता है, तो जब इक्विलिब्रियम में होता है वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। द सिस्टम पासिस थ्रू स्टेट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विच मे बी ट्रांसफर्ड एज वेल इन वन डायरेक्शन एज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम होगा तो हमारे यूनिवर्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अगर इफेक्ट नहीं आएगा तो वो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ए प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल व्हेन इट इज परफॉर्म्ड इन सच ए वे दैट द सिस्टम इज एट ऑल टाइम्स इनफाइनेटली नियर ए स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता था, हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गया। एंड इन द एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ एनी फॉर्म, कोई भी डिसिपेटिव इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा या फिर वर्क फ्रिक्शन नहीं होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस आर देयरफॉर प्योरली आइडियल लिमिटिंग केसेस ऑफ एक्चुअल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो गया, जो हमारे एक्चुअल प्रोसेस है उसमें हमारे कुछ ना कुछ लिमिट दे दिया हमने, वहाँ पे कुछ एजम्पशंस ले लिए, तो वो हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल होता है हमारा हाइपोथेटिकल साइकिल होता है, एक आइडियल साइकिल होता है जिससे हम दूसरे साइकिल्स को कंपेयर करते हैं। ये हमारा फर्स्ट साइकिल था, कार्नोट ने जो हमारा साइकिल जनरेट किया था, ये हमारा फर्स्ट साइकिल था जिससे हम दूसरे जो अदर साइकिल से उनको कंपेयर करते हैं। ए रिवर्सिबल साइकिल इज एन आइडियल हाइपोथेटिकल साइकिल, जैसे हमने अभी पीछे देखा था, इन विच ऑल द प्रोसेसेस कॉन्स्टिट्यूएंट द साइकिल और रिवर्सिबल। कार्नोट साइकिल इज ए रिवर्सिबल साइकिल फॉर ए स्टेशनरी सिस्टम as in a piston or cylinder machine. The cycle consists of the following four successive processes. For a heat engine like piston and cylinder, there is four processes in a cycle. Which one? Two are reversible isothermal process and two reversible adiabatic process. कार्नोट साइकिल में क्या होता है, हमारे दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। तो हमारा कार्नोट साइकिल कैसे बनता है, कार्नोट साइकिल हमारा बनता है ये हमारा 1 यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ये तो हमारा पीवी डायग्राम। टीएस पे कैसे बनता है, ये हमारा टीएस पे बनता है ऐसे करके, ये हमारा टीएस पे बनता है कार्नोट साइकिल। तो उसमें क्या था, दो दो तो हमारे हो गए आइसोथर्मल प्रोसेस
और दो हो गए हमारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। Cyclic heat engine operating on the Carnot cycle is called Carnot heat engine. To satisfy the condition for the Carnot cycle, there must not be any friction or heat transfer. अगर फ्रिक्शन होगा तो डिसिपेटिव इफेक्ट आ जाएगा, और डिसिपेटिव इफेक्ट आएगा क्या हो जाएगा, हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। और हीट ट्रांसफर इन द पाइपलाइंस थ्रू विच द वर्किंग फ्लूइड फ्लोज। अगर हीट ट्रांसफर पाइपलाइन में हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा डिसिपेटिव इफेक्ट आ जाएगा। जो हीट है वो पाइप की जो इंटरनल एनर्जी में उसमें इंक्रीमेंट कर देगा, टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाएगा, वो हमारा हीट लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हीट लॉस हो गया तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। हमारा कार्नोट साइकिल क्या होता है, रिवर्सिबल साइकिल होता है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवर्स्ड हीट इंजन। सिंस ऑल द प्रोसेस ऑफ अ कार्नोट साइकिल आर रिवर्सिबल, इट इज पॉसिबल टू इमेजिन दैट द प्रोसेस आर इंडिविजुअली रिवर्स्ड। रिवर्सिबल साइकिल है तो अगर प्रोसेस 1 to 2 जा रहा है तो 2 to 1 भी हमारा जा सकता है। एंड कैरिड आउट इन रिवर्स ऑर्डर। जैसे हमारा पी डायग्राम पे होता, कार्नोट साइकिल ऐसे था 1 2 3 and 4। तो अब हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो रिवर्स कैसे होगा, 1 2 3 4 जो डायरेक्शन है ये ऐसे है, हमारी क्लॉकवाइज है, उसको रिवर्स कर दें, एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स साइकिल हो जाएगा। So when the reversible process is reversed, all the energy transfer associated with the process are reversed in direction but remain the same in magnitude। क्या बोल रहा है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 किलो जूल था तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी 10 किलो जूल ही रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर आर अप्लाई टू द रिवर्स्ड हीट इंजन। अभी हमने पीछे देखा था कि क्लॉसियस और केल्विन प्लैंक के जो स्टेटमेंट थे उसमें से हमने क्या मिला था, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर जो है वो हमारे रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल से हमें मिलते हैं। यहाँ पे ये वही बात बता रहा है कि रिवर्स्ड हीट इंजन जो है वो हमारे रेफ्रिजरेटर और हीट पंप है। कार्नोट थ्योरम। सो व्हाट इज कार्नोट थ्योरम। जब हमने कार्नोट साइकिल देखा तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसने कुछ थ्योरम दी, तो वह कार्नोट थ्योरम क्या थी। It states that for all heat engines operating between a given constant temperature source and given constant temperature sink, none has a higher efficiency than a reversible engine। क्या बोल रहा है कि कोई भी इंजन है तो सेम टेम्परेचर लिमिट्स में अगर वर्क कर रहा है तो जो रिवर्सिबल इंजन होगा वो उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, उसके कंपैरिजन में किसी भी इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होगी जो रिवर्सिबल इंजन की होगी। ये हमारा कार्नोट थ्योरम था। Corollary of Carnot theorem, the efficiency of all reversible heat engines operating between the same temperature level। जैसा अभी हमने देखा था T2 और T1 के बीच में अगर वर्क कर रहा है, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सिंक है, इज द सेम। क्या बोल रहा है कि ऑल रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन दीज टू टेम्परेचर लिमिट्स then the efficiency of these will be same। जैसे हमने अगर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे T2 हो गया 1000 केल्विन, T1 हो गया 300 केल्विन। इन दोनों टेम्परेचर लिमिट के बीच में जो भी इंजन वर्क करेगा उसकी एफिशिएंसी हमेशा सेम रहेगी। Since the efficiencies of all reversible heat engines operating between the same heat reservoir are the same, the efficiency of a reversible engine is independent of the nature of amount of working substance undergoing the cycle। The amount of the working substance क्या मतलब है कि अगर हम दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में इंजन को वर्क करवा रहे हैं तो उसमें जो हमारा सबस्टांस है, वर्किंग सबस्टांस है, वो जितना भी हो, जैसे 1 kg 2 kg, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ टेम्परेचर लिमिट्स पे ही डिपेंड करता है। T2 और T1 पे डिपेंड करेगा। लाइक अगर हमने
एयर ले लिया, ऑर्गन ले ली या हाइड्रोजन गैस ले लिया, तो ये इन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो हमेशा टेम्परेचर लिमिट्स पे ही डिपेंड करेगा। एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल, द एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन रिसीविंग हीट Q1 एंड रिजेक्टिंग द हीट Q2 इज गिवन बाय, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये ऐसे यहाँ पे एफिशिएंसी नीटा इक्वल्स टू W net upon Q supplied equals to Q1 minus Q2 upon Q1 equals to 1 minus Q2 upon Q1, ऐसे है। तो देखो ये Q2 अपॉन Q1 है, कार्नोट जो एफिशिएंसी थी वो थी हमारी 1 माइनस T2 अपॉन T1, या T2 अपॉन T1 विल बी इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1, तो ये होगा T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1, तो ये क्या जाएगी हमारी एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, इससे रिलेट होगा हमारा। बाय द सेकंड लॉ इट इज नेसेसरी टू हैव ए टेम्परेचर डिफरेंस टू ऑब्टेन वर्क, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तब तक हमारा वर्क नहीं होगा, जब अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं होगा तो हीट फ्लो कैसे करेगा, अगर हीट फ्लो नहीं होगा तो वर्क नहीं मिलेगा। वी नो दैट द एफिशिएंसी ऑफ ऑल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लेवल इज द सेम, जैसा अभी हमने पीछे देखा था, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सबस्टांस, ये भी हमने अभी कार्नोट थ्योरम में देखा था। Therefore, for a reversible cycle, the efficiency will depend all solely upon the temperatures T1 and T2 at which the heat is transferred. If some functional relationship is assigned between T1, T2 and Q1, Q2, the equation becomes the definition of temperature scale, जैसा अभी मैंने यहाँ पे बताया है। The absolute thermodynamic temperature scale is known as the Kelvin scale. लॉर्ड कैल्विन, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ये कि टेम्परेचर स्केल किसने दिया था, हमने केल्विन, लॉर्ड केल्विन ने दिया था, जिनके नाम से हमें केल्विन स्केल मिलता है। एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन, फिर से यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सेम वही होगा, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इक्वल्स टू नीटा मैक्स इक्वल्स टू वन माइनस Q2 अपॉन Q1 for reversible process, 1 minus T2 upon T1. It is observed here that as T2 decreases, T1 increases, the efficiency of the reversible cycle increases. क्या बोल रहा है कि अगर T2 डिक्रीज होगा और T1 इंक्रीज होगा तो एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होगी। अगर हम एग्जांपल देखते हैं, 1 माइनस T2 हमारा सिंक होता है, सिंक का टेम्परेचर 300 केल्विन ले लिया हमने, T1 है हमारा सोर्स टेम्परेचर, उसका हमने टेम्परेचर लिया हम 1000 केल्विन, तो ये हो गया 0.7, इसकी एफिशिएंसी आ गई हमारी 70%। अब बोल रहा है कि T2 जो हमारा सिंक है उसका टेम्परेचर हमने डिक्रीज कर दिया और जो हमारा सोर्स टेम्परेचर है 1000 उसको हमने इंक्रीज कर दिया, तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। लाइक 300 से हमने 200 कर दिया और सोर्स टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, लाइक 1200 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1/6, 1/6, 6 minus 1 5/6, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई है 80 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 83 पॉइंट समथिंग। सो हमारी एफिशिएंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि एफिशिएंसी को इंक्रीज कैसे करते हैं या डिक्रीज कैसे करते हैं, कि अगर T2 को डिक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आएगा, T1 को डिक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट थिंग होता है।
टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, देखो अभी हमने पढ़ा था कि इरिवर्सिबिलिटी किस कारण से आ सकती है। एक तो होता है इक्विलिब्रियम की वजह से आती है, सेकंड क्या होता है डिसिपेटिव वर्क की वजह से आती है। तो ये हमारे कॉजेज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी थे। अब है टू टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबिलिटी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। फर्स्ट है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी एंड सेकंड है एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी। कुछ सिस्टम है उसके इंटरनल ही कुछ रिवर्सिबिलिटी आ जाए, या फिर जो सिस्टम है उससे एक्सटर्नली कुछ रिवर्सिबिलिटी आ जाए। तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्या होगी? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होगी हमारे फ्रिक्शन की वजह से कुछ आ जाए, फ्रिक्शन की वजह से इरिवर्सिबिलिटी जो आएगी हमारी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होगी। सेकंड क्या है एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी क्या थी? जैसे हमने एक्सटर्नल वर्क सिस्टम को दे दिया तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ हीट में इफेक्ट आता था, तो वो हमारा क्या था एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। द इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इज कॉज्ड बाय द इंटरनल डिसिपेटिव इफेक्ट लाइक फ्रिक्शन, टर्बुलेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस एक्सेट्रा विद इन द सिस्टम। The external irreversibility refers to the irreversibility occurring at the system boundaries, like heat interaction with the surroundings due to a finite temperature gradient or external work into system। ये तो हमारा एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी हो जाएगा। Thanks for watching, and for PDF please join Telegram channel and please subscribe the channel. Thank you once again.